मेरी शादी को भी 4 दिन ही गुजरे थे जब मेरी सास मेरे सबसे छोटे देवर को मेरे कमरे में लेकर आई। 15 साल का साइम कुछ शर्माया शर्माया सा मेरी सास के साथ खड़ा था। मेरी सास मुस्कुराते हुए मुझे कहने लगी, जब से तुम्हारी यासिर से मंगनी हुई है तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ था कि मेरी भाभी से दोस्ती करवा दो, लेकिन इस झटपट की मंगनी और 2 माह में शादी ने तो मुझे बुखला कर रख दिया था। अभी भी 4 दिन से इसने मेरी जान अज़ा में डाल रखी है कि भाभी से दोस्ती करवा दो। मेरी सास ने एक ही सांस में सारा किस्सा मुझे सुना दिया। साइम काफी शर्मीला सा लड़का लग रहा था। अभी भी मेरी सास के पीछे छुपा उनके दुपट्टे को अपनी उंगली पर लिपेट रहा था और चोरी नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने मुस्कुरा कर उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। हिचकिचाते हुए उसने भी मुझसे हाथ मिलाया। मैंने कहा, तुम लड़के होकर इतने शर्मीले हो। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, बिल्कुल बड़ी बहन जैसी। तुम जब चाहे मुझसे बात कर सकते हो। मेरी बात पर वो मुंह से कुछ नहीं बोला, बस मुस्कुराकर असबाब में सर हिलाने लगा। मैं सबसे बड़ी बहू थी। यासिर से छोटी 3 बहनें थी और उनसे छोटा मेरा देवर साइम था। यासिर बहुत मोहब्बत करने वाले और ख्याल रखने वाले शौहर थे। ससुराल वाले भी मोहब्बत करने वाले थे। पहला कदम साइम की तरफ मैंने बढ़ाया था। वो था तो 15 साल का, लेकिन जिस्म और ऊंचे कद काट की वजह से लगता नहीं था। मैं शाम को उसके कमरे में चली जाती और उससे इधर उधर की बातें करने लगती। बहुत जल्द वो मुझसे घुल मिल गया था। मेरे कमरे में भी बिला तकल्लुफ आ जाता था। एक बार मैं उसके कमरे में गई तो वो टीवी देख रहा था। मुझे देखकर उसने फौरन से चैनल बदल दिया और घबरा सा गया। मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मुझे उसकी उड़ी हुई रंगत देखकर न जाने क्यों शक सा होने लगा। ऐसा भी क्या देख रहा था जो मुझे देखते ही चैनल बदल दिया और अब यूं घबरा रहा है जैसे मैंने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। मैंने उससे प्यार से पूछा कि साइम क्या देख रहे थे। मेरे सवाल पर वो परेशान होकर रह गया और नफी में सर हिलाने लगा। कहने लगा, कुछ भी तो नहीं भाभी, उस वक्त टीवी पर कार्टून चल रहे थे। मैंने कहा, जो तुम देख रहे थे वो लगा। उसने नजरें झुकाई, वो चैनल लगा दिया जो वो देख रहा था। मैंने वो देखते ही अपनी आंखें बंद कर ली और काम कर रह गई। मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मैंने गुस्से से साइम की तरफ देखा। तुम ये देखते हो टीवी पर, बताऊं तुम्हारे भाई को? मेरे गुस्से पर वो बदहवास सा हो गया। नफी में सर हिलाने लगा। भाभी, भाई से कुछ मत कहिएगा। मैंने उससे घूरते हुए कहा कि ये देखकर नींद कैसे आती है तुम्हें? इतनी खौफनाक शक्लें देखते हो तुम। वो कोई हॉरर मूवी देख रहा था। मैं तो देखकर ही डर गई थी। उसने मुझसे फौरन माजरत कर ली। कहने लगा, अब नहीं देखूंगा। मुझे अपना ससुराल आइडियल ससुराल लगता था। नंदे भी मुझसे प्यार से रहती थी और मैं खुद को खुश नसीब समझने लगी थी। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये सारी खुशी आरजी है। मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने जा रही हूँ, जिसका तस्वुर भी एक औरत को कांपने पर मजबूर कर दे। उसकी सारी जिंदगी में ऐसी अज़्ज़त भर दे जिसे सहना मौत के मुतरादिफ हो। मेरे मायके में मैं सबसे छोटी थी, इसलिए मुझे कोई खास तवज्जो नहीं मिली थी। बहन भाई बड़े थे, सब आपस में मिलकर बातें करते थे और जब मैं उनके पास जाती थी तो कहते थे, तुम छोटी हो, तुम्हारा हम बड़ों में क्या काम है। मैं अकेलेपन का शिकार हो गई थी। मुझे साइम को देखकर अपनी महरूमी याद आने लगती। मैं बड़े बहन भाइयों की तवज्जो से महरूम थी, इसलिए मुझे ऐसा लगा कि वो भी ऐसा ही महसूस करता है। क्योंकि मेरी नंदों की आपस में बहुत दोस्ती थी, वो एक दूसरे के साथ साथ रहती थी, इसलिए नंदों से ज्यादा मैं साइम पर तवज्जो देती थी। उसकी पसंद का खाना बनाती, उसके छोटे मोटे काम भी कर देती, उसके साथ गेम भी खेल लेती, ताकि जो अकेलापन मैंने बर्दाश्त किया है वो साइम को ना मिले। एक दिन वो मेरे कमरे में आया। यासिर के आने का वक्त था। मैंने खूबसूरत सा लिबास पहना और अब मेकअप कर रही थी। जब साइम मेरे कमरे में आया, मुझे तैयार होते हुए गौर से देखने लगा। फिर मेरे मेकअप में से एक रेड लिपस्टिक उठाकर मुझे पकड़ाई। कहने लगा, भाभी ये लगाए, मुझे ये रंग बहुत अच्छा लगता है। मैंने उसके हाथ से वो लिपस्टिक पकड़ ली। मैं उस छोटे से बच्चे का दिल क्या तोड़ती, लेकिन वो तो मुझे देखकर मेरी तरफ मुस्कुराते हुए बढ़ा और मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में ले लिया और देखते हुए बोला, अब बहुत प्यारी लग रही हैं आप। ये कहकर वो बेसाख्ता मेरे गले लग गया। पहले तो उसकी हरकत पर मैं बुरी तरह से घबरा सी गई थी। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने फौरन से उसे खुद से पीछे किया। वो पीछे हटकर मुझे देखने लगा। मैंने उसे इतने गुस्से से देखा कि वो कुछ घबरा सा गया। कहने लगा, भाभी आप मेरी बड़ी बहनों जैसी हैं। मुझे आप अपनी बहनों से भी ज्यादा अच्छी लगती हैं, लेकिन शायद आपको मेरा प्यार करना बुरा लगा। आई एम सॉरी। उसने गर्दन झुकाकर शर्मिंदगी से कहा और मेरे कमरे से बाहर निकल गया। मुझे शर्मिंदगी से महसूस होने लगी। वो मुझे बड़ी बहन समझकर मेरे साथ लगा था और मैं क्या गलत सोच बैठी थी। कैसे बेहिसी से मैंने उसे खुद से दूर किया था। क्या सोचता होगा वो मेरे बारे में कि मैं कैसे बदलिहाज हूँ। प्यार का जवाब भी मैं यूं धुतकार कर देती हूँ, न जाने क्यों, लेकिन मैं खुद में शर्मिंदगी महसूस करने लगी। इसलिए अगले रोज साइम के साथ पहले जैसे ही रवैया कर लिया। अब वो पूरा दिन मेरे साथ गुजारता था। मेरे गले
में बिला तकल्लुफ प्यार से बाजू डाल देता, अपना चेहरा मेरे चेहरे के बहुत करीब ले आता था। मुझे न जाने क्यों उसका यूं करीब आना बेचैन कर देता था। मुझे लगता था कि कुछ गलत हो रहा है, मेरे अंदर कोई मुझे ये कहता था कि ये सब ठीक नहीं है। लेकिन कुरान की हर बात सच्ची है कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। मेरे अंदर बैठा शैतान मुझे ये समझाने लगता कि वो छोटा सा बच्चा है, मुझसे प्यार करता है, बड़ी बहन समझता है, मुझे भी ऐसे ही सोचना चाहिए। दिखने में मैं दुबली पतली सी थी, वो मेरे साथ खड़ा कद में मुझसे 2-3 इंच बड़ा लगता था। जब वो स्कूल से वापस आता तो मैं खाना बना रही होती थी, वो अंदर आते ही मेरे साथ लग जाता। मुझे उलझन सी होने लगती। मैं गर्मी में रोटी बनाते हुए पसीने से शराबूर चूल्हे के सामने खड़ी होती थी। साइम पीछे रहा करो, मुझसे देख नहीं रहे, मैं रोटी बना रही हूँ। मैं उसे टोकती तो वो पीछे हट जाता, कहता आप हर वक्त क्यों इतने काम करती रहती हैं, कभी तो काम से छुट्टी भी ले लिया करें। वो बात बदल जाता। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं घर के हर फर्द के दिल में जगह बना लूं। मैं तल्ख कलामी करने से खुद को रोक के रखती थी, इसलिए साइम की ऐसी हरकतों पर नाराज होने के बजाय मैं उससे मुस्कुरा कर कहती, जब तुम्हारी बेगम आएगी तो फिर मैं छुट्टी करूंगी और वो काम करेगी। मेरी बात पर वो मुझसे कहता कि मेरी दुल्हन आप अपनी जैसी लेकर आना, मुझे बिल्कुल आप जैसी बीवी चाहिए, क्योंकि आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ये कहते हुए वो आंखों में बड़े गौर से देखता था, एक एक कदम मेरी तरफ बढ़ाते हुए न जाने की सोच में था कि पहली बार मुझे उसकी नजरें अपने वजूद के आर पार होती महसूस होने लगी। मेरे पूरे वजूद में सनसनी से दौड़ने लगी, मेरी कैफियत कुछ अजीब सी होने लगी। मैं अपना दुपट्टा फैला कर लेने लगी। मुझे उसकी तारीफ भी अच्छी नहीं लगती थी। वो अपना चेहरा मेरे चेहरे के करीब लाकर मेरे चेहरे पर आए पसीने को अपनी हथेली से साफ करने लगा। मैं एकदम से पीछे हटकर शेल्फ के साथ लगी। फिर वो बोला, मेरा बस चले, आपसे एक दिन भी काम ना करवाऊं, रानी बना कर रखूं, आपको इतनी अच्छी लगती हैं आप मुझे। मेरी धड़कनों का यह आलम था कि किसी तेज रफ्तार घोड़े की मानत बेकाबू हुई हो। ऐसी तारीफ तो मेरी कभी यासर ने भी नहीं की थी। एकदम से ही वो मुझसे पीछे हट गया। उसके तासरात भी बदल गए। कहने लगा, आप मेरी बहनों से भी कुछ काम करवाया करें, वो नवाब थोड़ी हैं। मुझे बुरा लगता है जब मेरी बहन जैसी भाभी काम करती रहे और बहनें बैठी देखती रहे। वो बात को बदलने में शायद माहिर था, अपने तासरात भी 1 मिनट में बदल लेता था। अब मैं साइम की नजर से उलझने लगी थी। मैंने इस बार भी उससे सख्ती से कहा कि जाओ तुम कपड़े तब्दील करो, मैं रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। वो किचन से बाहर निकला तो मैंने सुकून का सांस लिया था। कुछ दिन मैं उससे कतराती रही, मुझे अब उसकी नजरें चुभने लगी थी। मैंने एक बार यासिर से कहा कि साइम अब बड़ा होता जा रहा है, उसे उठने बैठने का ढंग होना चाहिए कि कैसे रहते हैं, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी है, जैसे मम्मी के गले लगता है मेरे भी ऐसे ही लग जाता है। यासिर, मुझे ये सब बुरा सा लगता है। मैंने ये बात इसलिए यासिर से कही थी कि वो साइम को समझाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि मैं किसी की नजर में बुरी बनूं। अगर मैं साइम को डांटती तो वो जरूर मेरी सास नंद के सामने ये बात कहता तो वो यही समझती कि मैं घर में इख्तिलाफात पैदा कर रही हूँ। हाँ, अगर यासिर साइम को मना करते तो वो जरूर एक हद को कायम रखता, क्योंकि बहू के बदले रवैये ससुराल में सब 4 आंखों से देखते हैं। लेकिन वजह जानने की कोई कोशिश नहीं करता कि वो किस बात पर ऐसा कर रही है। बस इस पर यह इल्जाम लग जाता है कि अकेले रहने के लिए ये सब कुछ कर रही है, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती। इसलिए यासिर को ही ये बात साइम को समझानी चाहिए थी। लेकिन यासिर तो मेरी बात सुनकर हंसने लगे, कहने लगे, तुम बिना बेगम अजीब बातें करती हो और छोटा सा बच्चा है वो तुम्हें माँ की तरह समझकर प्यार कर लेता है, और तुम हो के बात को कहाँ लेकर जा रही हो। यासिर ने इस बात को आम से अंदाज में लिया था। मैं ये सोच रही थी कि किससे बात करूं। ठीक है, वो मुझे बहन समझता है, मैं उसे छोटा भाई समझती हूँ, लेकिन उसकी नजरें और उसकी बातें अजीब। ये बात तो माँ और बहन भाइयों को समझानी चाहिए कि भाभी बेशक बहन होती है, लेकिन कुछ लिहाज भी करना होता है। यही बात मैंने अपनी सास से भी डरते डरते कही तो वो भी हंस दी, कहने लगी, तुम हो ही इतनी अच्छी, यासिर के साथ साथ हम सब भी तुम्हारे दीवाने हो गए हैं। मेरी तो ये दुआ है कि मेरी दूसरी बहू भी तुम जैसी हो। मेरी सास ने बात को एक अलग ही अंदाज दे दिया था। मैं चुप की चुप रह गई। मेरी सास की लापरवाही और मेरे शोहर का मेरी बात को गैर संजीदा लेने का खमियाजा मैंने बहुत बुरा सहा था। मैंने खुद से ये सोच लिया था कि मैं खुद ही साइम से फासला कायम रखूंगी। मैंने साइम के कमरे में जाना छोड़ दिया, उससे ज्यादा बातचीत भी नहीं करती थी। ये बात उसने भी महसूस की थी। एक बार कहने लगा, मेरी कोई बात आपको बुरी लगी है भाभी? मैंने कहा नहीं। कहने लगा, फिर मुझसे बात क्यों नहीं करती? मैंने कहा, बस मसरूफियत
मसरूफियात कुछ बढ़ गई है इसलिए। मेरी बात सुनकर वो कुछ देर मुझे गौर से देखता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, आपके चेहरे पर ये जो होंठ पर तिल है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। दिल चाहता है देखता रहूं। मैंने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, मुझे इतने गौर से मत देखा करो, बुरी बात होती है, बहनों से ऐसी बातें नहीं करते, ना ही उन्हें यूं देखते हैं। मेरी बात पर वो संभल सा गया और फिर वहां से चला भी गया। कुछ दिन से मेरी तबीयत सुस्त सी थी, मुझे चक्कर भी बहुत आ रहे थे। जब यासिर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। इस खबर ने तो मेरे ससुराल में खुशी की लहर दुरा दी थी। सब मेरा बहुत ख्याल रखने लगे थे, लेकिन डॉक्टर ने मुझे कुछ दिन बेड रेस्ट का मशवरा दिया था। अब किचन का सारा काम मेरी सास और नंदे संभालती थी। मेरा ज्यादा वक्त अपने कमरे में गुजरता था। एक रात मेरे शोहर और सास नंद किसी शादी पर जाने को तैयार थे, लेकिन शादी लाहौर में थी, मुझे सफर मना था और साइम न जाने क्यों टेस्ट का बहाना बनाकर घर पर रुक गया था। कहने लगा कल स्कूल टेस्ट है, वो नहीं जाएगा। मैं अपनी अम्मी के घर जाने का सोच रही थी, लेकिन साइम की वजह से मेरी सास ने मुझसे कहा कि तुम घर पर ही रुक जाओ, रात तक हम लोग लौट आएंगे, शादी तो शाम को ही खत्म हो जाएगी। और मैं पागल जो ये चाहती थी कि मेरे ससुराल का हर फर्द मुझसे खुश और राजी रहे, जो कि कभी भी मुमकिन नहीं हो सकता था। मैंने सास की बात मान ली। रात के खाने के बाद मैं अपने कमरे में चली गई, दरवाजा भी लॉक कर दिया। मुझे नींद आ रही थी। फिर यासर लोग भी लाहौर से निकलने ही वाले थे कि काले बादल यकायक रात को और भी अंधेर करके ऐसे तूफानी बारिश हुई कि यासर ने कहा कि हमारा यहाँ से निकलना मुश्किल है, हम सुबह ही पहुंचेंगे। फिर मुझसे कहने लगे साइम को तेज बारिश और बादलों की गरज से खौफ आता है, वो अकेला डर ना जाए, इसलिए उसे अपने ही कमरे में सुला लेना। ये सुनकर मुझे अच्छा नहीं लगा था। मैं भला उसे क्यों अपने कमरे में सुलाने लगी। मैंने कहा यासर वो इतना छोटा तो नहीं है कि बारिश से खौफ खाए। मुझे साइम को अपने कमरे में सुलाना गैर मुनासिब सा लगा। यासिर इस बार मुझसे सख्ती से बोले, ये क्या तुम हर वक्त उसके बड़े हो जाने की रट लगाए रखती हो? वो बच्चा ही है, उसकी सोच बच्चों जैसी है। मेरे साथ मजीद बहस मत करो और जो कह रहा हूँ वो करो। यासिर ने फोन बंद कर दिया, लेकिन मैंने साइम को कमरे में नहीं बुलाया। मैं लाइट ऑफ करके सो गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। बादल इतनी जोर से गरजे जैसे कहीं बिजली गिरी हो। इस कदर खतरनाक आवाज थी कि मैं भी उठकर बैठ गई। साथ ही लाइट भी चली गई थी। मेरा दरवाजा इस कदर जोर से खड़का कि मैं डर के मारे उछल के रह गई। अंधेरे में मुझे ठीक से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने पूछा कौन है? कहने लगा मैं साइम हूँ भाभी, जल्दी दरवाजा खोलें, मुझे डर लग रहा है। मैं अंधेरे में बामुश्किल चलती हुई दरवाजे तक पहुंची। मेरी कमर में तकलीफ थी कुछ। मैं चंद दिनों से खुद में कमजोरी सी महसूस कर रही थी। मैंने दरवाजा खोला तो हाथ में टॉर्च पकड़े साइम खड़ा था। कहने लगा मुझे डर लग रहा है। उसके चेहरे की हवाइयां भी उड़ी हुई थी। फिर यासर ने भी कहा था कि उसे अपने कमरे में सुला लेना। वो उसे खौफजदा ही लग रहा था। मैंने उसे कमरे में आने दिया। अंदर आते ही उसने कमरे का दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया। कहने लगा मुझे डर लग रहा है। ये कहकर वो मेरे साथ लग गया। वो उस वक्त बहुत खौफजदा लग रहा था। मैंने उसे किसी छोटे बच्चे की तरह से तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे पास। आहिस्ता आहिस्ता उसकी गिरफ्त मुझ पर बेहद मजबूत होने लगी। मुझे लगा शायद खौफ के मारे वो एक माँ या बड़ी बहन समझकर मेरे साथ लगा है, लेकिन कुछ पल में उसके हाथ मेरी कमर पे बेखुदी से चलने लगे। मुझे करंट सा लगा था। उसकी पकड़ और उसकी मेरी कमर पर चलती हुई उंगलियां मुझे कुछ और ही समझा रही थी। मुझे यूं लगा मेरे पूरे वजूद पर अंगारे से दहलने लगे हो। मैंने उसे धकेल कर खुद से पीछे किया। एकदम से ही लाइट आ गई। बारिश का शोर भी कम हो चुका था, जैसे तूफान अब थम चुका हो। साइम के चेहरे के तासुरात मुझे अक्सर बदले हुए लगने लगे। वो मुझे कहीं से भी खौफजदा नहीं लग रहा था। मैंने कहा जाओ यहाँ से, अब डरने की कोई बात नहीं है। बारिश कम हो गई है और तूफान थम चुका है। लेकिन वो अजीब सी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए कहने लगा, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तो अभी तक नहीं थमा। एक बार वो थम जाए तो चला जाऊंगा। मैं उसकी बातें सुनकर दंग सी रह गई। वो कहीं से भी मुझे 15 साल का बच्चा नहीं लग रहा था। उसकी बातें, उसकी नजरें कुछ भी बचकाना नहीं था। वो मेरे करीब आने लगा। मैंने कहा साइम किस किस्म की बातें कर रहे हो? होश में तो हो। कितनी बार समझाऊं तुम्हें कि बड़ी बहनों से ऐसी बातें नहीं करते। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगा। कहने लगा कौन सी बहन, कैसी बहन? मेरी सिर्फ 3 बहनें हैं। आप तो मुझे देखते ही अच्छी लगने लगी थी। आपके करीब आने के तो मैं बहाने ढूंढता था। आपकी कुर्बत मुझे अच्छी लगती थी। उसकी बातें मेरे कानों में यूं पड़ रही थी गोया कोई गर्म पिघला हुआ सीसा डाल रहा हो। साइम में और एक हवसशुदा मर्द में उस वक्त कोई फर्क करना मुश्किल ना था। मैंने कहा शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम माँ जैसी भाभी पर नजर रखते थे। मैं चिल्ला
चिल्लाकर बोली। वो बेखौफ सा मेरे सामने खड़ा था। कहने लगा, मैंने आपको माँ समझा ही कब है। मैं तो आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। कई बार तो इजहार किया है आपसे, आप शायद भूल गई हैं। मैंने उसे खुद से दूर करना चाहा, लेकिन ना जाने कहां से उसमें इतनी ताकत आ गई कि मुझे अपना आप उसके आगे बेबस लग रहा था। कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। कमरे की बत्ती गुल होते ही मेरी किस्मत भी गुल हो चुकी थी। मेरा कोई एहतजाज, इनकार करना कुछ भी मेरे काम नहीं आया था। वो रात मेरे लिए काली स्याह रात बनकर आई थी और अपनी स्याही मेरे मुंह पर मल गई थी। सुबह मैं बेतहाशा रो रही थी। साइम बड़ी ढटाई से मेरे सामने बैठा था। कहने लगा, अगर आपने किसी से भी कुछ कहा तो इंजाम की जिम्मेदार आप होगी। मुझे इसकी शक्ल से भी नफरत होने लगी थी। उस वक्त मैं दोहरी अजियत को सह रही थी। एक मेरे पेट में दर्द था, दूसरा मेरी रूह बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। मुझे सामने बैठे 15 साल मर्द से घिन आ रही थी। मैंने गुस्से से उसे कहा कि दफा हो जाओ मेरी नजरों के सामने से। मैं तुम्हारी हर बात यासर को बताऊंगी, तुम्हारी माँ और बहन को बताऊंगी, जो तुम जैसे कमीने को बच्चा समझती है। वो मेरी बात पर भी घबराया नहीं था। कहने लगा, आप ये शौक भी पूरा करके देख लें, लेकिन झूठी आप ही पड़ेंगी। मैं इस घर का बेटा हूँ, मुझ पर कभी कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाएगा। लेकिन अगर आप अपना घर बचाना चाहती हैं तो जबान बंद रखिएगा। मैंने नफरत से उसे देखा था। वो मेरे कमरे से बाहर चला गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। मेरा जी चाहा किचन से तेज दहाड़ वाला चाकू लूं और साइम को जान से मार दूं। अपने और मेरे दरमियान रिश्ते का तकद्दुस उसने पामाल करके रख दिया था। बाहर की बेल बची तो मैं डर के बावजूद भागती हुई बाहर गई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने यासर और मेरी सास और नंद खड़ी थी। मैं यासर के साथ लगकर रोने लगी। मेरे पेट का दर्द बढ़ने लगा। इतनी शिद्दत से दर्द उठा कि मैं तड़पने लगी। यासर परेशान हो गए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और मैं होश से गाफिल। जब मुझे होश आया तो यासर मेरे पास बैठे थे। मेरी सास मेरे सरहाने बैठी थी। कहने लगी, जब तुम्हें एहतियात का कहा था तो क्यों सारे घर का काम करती रही? खाना तो हम बना कर गए थे, देख लिया तुमने काम करने का नतीजा। अल्लाह ने बाल बाल तुम्हारे बच्चे को बचाया है। अब मैं तुम्हें बिस्तर से उठने भी नहीं दूंगी। शायद ये झूठ भी साइम ने बोला था कि मैं घर के काम करती रही हूँ। मैं रोने लगी। मैंने कहा, आप लोग नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ है। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, मेरे कमरे का दरवाजा खुला। मेरी नंद साइम के साथ अंदर दाखिल हुई। साइम शायद मेरी बात सुन चुका था। कहने लगा, मैंने तो समझा था अम्मी कि भाभी बहादुर होंगी, लेकिन ये तो मुझसे भी ज्यादा डरपोक निकली। बारिश से इतना डरती हैं कि मुझे रात भर इन्हें संभालना पड़ा। अभी भी सब उसकी बात को नॉर्मल अंदाज से सुन रहे थे। मैंने सोचा घर जाकर यासर को सब कुछ सच बता दूंगी, लेकिन जब घर जाकर मैंने यासर से ये सब कहा तो एक जोरदार थप्पड़ उसने मेरे मुंह पर मारा था। कहने लगे, तुमने मेरे छोटे से मासूम भाई को समझ क्या रखा है? अरे छोटा सा है वो, उसे तो ऐसी बातों का इल्म भी नहीं है। शर्म नहीं आती तुम्हें उस पर ऐसा इल्जाम लगाते हुए? मैं सब जानता हूँ, तुम ये सब क्यों कह रही हो? देखो, मैं इस घर का बड़ा बेटा हूँ। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम्हारी ऐसी बातें सुनकर मैं तुम्हें लेकर अलग हो जाऊंगा। तुम अगर मेरे बच्चे की माँ ना बनने वाली होती, मैं तुम्हें तलाक दे देता। मेरे छोटे भाई पर तुम होती कौन हो इल्जाम लगाने वाली? मैं फटी फटी आंखों से यासर को देख रही थी। क्या ये वही यासर थे जो मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, या शायद उनकी मोहब्बत मुझसे इसलिए थी कि मैं उनके घर वालों का ख्याल रखती थी और उनके घटिया भाई की बदतमीजियां हंसकर बर्दाश्त कर रही थी। मेरी हैसियत मुझ पर खुल चुकी थी। मेरी अब तक की सारी खिदमत बेमायनी हो चुकी थी। उन्हें कभी मेरी बात पर भरोसा नहीं आ सकता था, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर इतबार था। मैंने अपना सामान बांधा और जाने का फैसला कर लिया। यासर ने मुझे एक बार नहीं रोका। मेरी सास हर बात से अनजान थी। मुझे यूं बैग उठाए देखकर कहने लगी, कहाँ जा रही हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। यासर अलबत्ता कहने लगे कि जाने दे, इससे इसका दिमाग खराब हो गया है, ये पागल हो गई है। मायके जाकर शायद अकल ठिकाने आ जाए। मैं खामोशी से बाहर निकल गई। ये ना तो कोई आम सी मियाँ बीवी के बीच होने वाली लड़ाई थी, ना ही ये कोई आम सी बात थी जिसे मैं फरामोश करती। मैंने टैक्सी ली और अपने घर आ गई। सारी हकीकत से अपनी वालदों को आगाह किया। वो मुझसे कहने लगी, तुम पढ़ी लिखी होकर भी कैसी ये जहालत सह गई? क्या तुमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं सुना? हदीस शरीफ में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया कि अजनबी यानी गैर महरम औरतों के पास तन्हाई में जाने से बचो। तो एक अंसारी साहबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, क्या ये हुक्म देवर के लिए भी है? यानी घर का ही फर्द होता है लेकिन ना महरम भी होता है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देवर तो मौत है, यानी देवर का अपनी भाभी के पास खलवत में जाना मौत की तरह खतरनाक और नुकसानदा है।
इस हदीस से मुराद ये है कि देवर को करीबी रिश्तेदार समझकर बेतकल्लुफी और पर्दे के मामले में लापरवाही वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि देवर और भाभी के ज्यादा बेतकल्लुफी और मुलाकातों और मजलिसों से बड़े बड़े मफासद पैदा होते हैं। तुमने कैसे इससे करीब आने दिया? तुम्हें शुरू से ही उसके साथ सख्त रवैया रखना चाहिए था, वरना ये बात जो तुम अब मुझे बता रही हो पहले कहती तो मैं तुम्हें समझाती कि तुम्हें कैसे रहना चाहिए। तुमने तो अपना घर बर्बाद कर लिया। अल्लाह के अहकामात को छोड़कर दुनिया को राजी करने के चक्कर में तुम अपना सब कुछ खो बैठी हो। लेकिन क्या कसूर सिर्फ मेरा था? मैंने तो यासिर से भी बात की थी, अपनी सास से भी की थी, लेकिन उन्होंने संजीदगी से सुनी ही नहीं। उन्हें भी तो अपने बेटे को समझाना चाहिए था कि देवर भाभी के बीच फासला जरूरी होता है। एक दिन मुझे एक नंबर से कॉल आई, मैंने उसकी आवाज पहचान ली थी, वो साइम ही था। कहने लगा मुझे माफ कर दे और घर वापस आ जाए भाभी, मैं आइंदा आपको कभी परेशान नहीं करूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। असल में मेरे दोस्त अच्छे नहीं थे, वो मुझे गैर इखलाकी फिल्में दिखाते थे। जिस दिन आपने मुझे चैनल बदलते देखा था, मैं मूवी नहीं देख रहा था बल्कि गैर इखलाकी फिल्म देख रहा था। बस ऐसी चीजें देखकर मैं बहक गया था। मुझे माफ कर दे और वापस आ जाए। मैंने कहा जो तुमने किया है वो गलती नहीं, वो गुनाह था। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं कर सकती। इसमें कसूर तुम्हारे घर वालों का भी है जो तुम पर आंखें बंद किए तुम्हें बस बच्चा समझते रहे। मैं तुम्हारे भाई से तलाक लूंगी, मुझे तुम लोगों की शक्ल तक नहीं देखनी। ये कहकर मैंने फोन बंद कर दिया। मेरे घर बेटी पैदा हुई थी, उसके बाद मैंने यासिर से तलाक ले ली। ऐसे रिश्तों का यही इंजाम होता है। औरत को शादी के शुरू में ही देवर की हदें बांध देनी चाहिए और घर वालों को भी अपने बच्चों को रिश्तों की हदूद बांधनी सिखानी चाहिए ताकि घर उजड़ने से बच जाए।